आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। इंडिया न्यूज के बेहद खास शो क्या बोले दिल्ली में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली की जनता हमें दिल खोलकर अपना मन बता रही है। कल हमने आपको दिखाया था मंगोलपुरी मॉडल टाउन और नरेला का सर्वे। आज मतदाताओं का मूड टटोलने के लिए हमारी गाड़ी पहुंची दिल्ली के तीमारपुर, मटिया महल और पटेल नगर में। यहां पार्टी उम्मीदवारों और मुद्दों को लेकर के कैसी है जनता की सोच और यहां की जनता चाहती है किसकी सरकार। सर्वे के नतीजे हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन परिणाम बताने से पहले देखिए 2013 में इन इलाकों में चला था किसका जादू। कल हमने आपसे वादा किया था कि हम ठीक इसी वक्त आपको बताएंगे क्या है तीमारपुर, मटिया महल और पटेल नगर की जनता का मुंह। प्रॉक्सी बैलेट कराने की ये तस्वीरें बता रही हैं कि इन इलाकों में हमारी टीम ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। बस इंतजार है नतीजों का। लेकिन सर्वे के नतीजों से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि 2013 के चुनाव में तीमारपुर, मटिया महल और पटेल नगर में चला था किसका जादू। 2013 के चुनाव में तीमारपुर की सीट पर झाड़ू चली। आपके हरीश खन्ना ने बीजेपी की रजनी अब्बी को शिकस्त दी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी से किस्मत आजमा रहे हैं पंकज पुष्कर। पटेल नगर सीट पर आम आदमी पार्टी की बीना आनंद को फतह मिली। बीना आनंद ने बीजेपी की पूर्णिमा विद्यार्थी को हराया, लेकिन इस बार केजरीवाल ने बीना का टिकट काटकर हजारी लाल चौहान को मौका दिया। मटिया महल से जेडीयू के शोएब इकबाल ने कांग्रेस के मिर्जा जावेद अली को हराया, लेकिन इस बार शोएब इकबाल ने खुद कांग्रेस का हाथ थाम लिया। जबकि मटिया महल से तीसरे नंबर पर रहे आपके शकील अंजुम की जगह आम आदमी पार्टी ने इस बार असीम अहमद खान को मौका दिया। कुल मिलाकर तीनों ही सीटों पर उम्मीदवारों के चयन में इस बार उलटफेर किए गए हैं, लेकिन क्या ये उलटफेर बड़ा करिश्मा कर पाएंगे? इस बार क्या है तीमारपुर, मटिया महल और पटेल नगर की जनता का मुंह? नतीजे बस थोड़ी देर में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए क्या बोले दिल्ली की शुरुआत करते हैं। हम सवाल दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि मटिया महल, पटेल नगर और तीमारपुर की जनता ने उन सवालों का क्या जवाब दिया वोटिंग के जरिए। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं यहां पर स्टूडियो में, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता हमारे साथ होंगे। आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम चर्चा शुरू करें उसके लिए जरूरी है कि हम सवाल जान लें कि आखिर जब पहला सवाल हमने दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ये पूछा, तो क्या जवाब दिया मटिया महल, पटेल नगर और तीमारपुर की जनता ने। आइए देख लेते हैं प्रतिशत में। ये देखिए दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। बिजली, पानी, सुरक्षा, महंगाई और भ्रष्टाचार के बीच में जब वोटिंग हुई तो पटेल नगर के लोगों ने 39% लोगों ने कहा कि पानी यहां मुद्दा है, 22% लोगों ने बिजली को मुद्दा बताया और सुरक्षा को 17% लोगों ने मुद्दा बताया। महंगाई 14% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा रही और भ्रष्टाचार 8% लोगों के लिए। ये आप पटेल नगर का सर्वे देख रहे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं तीमारपुर में। देखिए तीमारपुर में भ्रष्टाचार को 49% लोगों ने एक बड़ा मुद्दा माना है। 28% महंगाई को एक बड़ा मुद्दा मानते हैं। सुरक्षा 15% लोगों के लिए चिंता का सबब है और बिजली और पानी 7 और 1% लोगों के लिए चिंता का सबब है। अब आ जाते हैं मटिया महल। मटिया महल के लोग क्या कहते हैं। देखिए मटिया महल के लोगों के लिए महंगाई 57% लोग जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। 21% लोग सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। भ्रष्टाचार से 19% लोग परेशान हैं। पानी को लेकर के 3% लोग चिंतित हैं। बिजली की शायद मटिया महल में कोई ऐसी समस्या नहीं, क्योंकि बिजली को लेकर के कोई परेशान हुआ दिखा नहीं। कम से कम वोटिंग में जो हमने इंडिया न्यूज ने करवाई उसमें कोई प्रतिशत निकल करके नहीं आया। चलिए प्रदीप सिंह जी, अब अगर बात की जाए पटेल नगर की, जहां पर जो बड़ा मुद्दा है लोगों के सामने वो पानी है, आपको क्या लगता है इन तीनों जगह का सर्वे देखने के बाद कौन सी पार्टी कहां खड़ी है? क्योंकि यहां कम से कम हमने ये देखा कि पटेल नगर और तीमारपुर में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए। देखिए आप पूरे दिल्ली का सर्वे करेंगे जब 70 सीटें पूरी होंगी तो एक निष्कर्ष मुझे लगता है कि निकलेगा अंत में कि जहां झुग्गी झोपड़ी बस्तियां हैं, जहां दलित हैं, जहां कमजोर आय वर्ग के लोग हैं, वहां आपको भ्रष्टाचार सबसे और महंगाई बड़े मुद्दे मिलेंगे। क्योंकि महंगाई की मार सबसे ज्यादा उन पर पड़ती है। रोजमर्रा का जो भ्रष्टाचार है सबसे ज्यादा उससे वो प्रभावित होते हैं।
उनकी जिंदगी प्रभावित होती है। आमदनी कम हो, महंगाई की मार हो, उस पर भ्रष्टाचार में पैसा चला जाए कमाया हुआ, इससे दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती। तो जब जब आप ऐसे इलाकों में जाएंगे जहां ऐसे लोगों का वर्चस्व है या उनकी संख्या ज्यादा है अपेक्षाकृत बाकी तबकों से, वहां आपको महंगाई और भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा मिलेगा। अनुज गुप्ता जी, सर्वे क्या कहता है? देखिए, जो प्रदीप जी कह रहे हैं बिल्कुल बात सही है, और उसमें मैं जोड़ना ये चाहूंगा कि मटिया महल में दिखाया है कि वहां भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुस्लिम आबादी यहाँ 70% से अधिक होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि जो 70 है जी, क्योंकि जो उम्मीदवार यहाँ थे पहले से लेके 8वीं तक वो मुस्लिम थे। यहाँ पर बीजेपी ने भी यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार उतारा हुआ था। लेकिन इन मुस्लिम क्षेत्रों में ये पुलिस वाले भी बेचारे जो है वो अपनी वसूली नहीं कर पाते हैं, उनका ये दुख रहता है। तो इस कारण से भ्रष्टाचार यहाँ एक बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन महंगाई, देखिए वो सब स्वरोजगार में अधिक होते हैं अपने अपने काम में, और पिछले वर्षों में हमने देखा कि जब महंगाई की दर, मुद्रास्फीति की दर जो है वो 10% से ऊपर हमेशा रही, जिसके कारण के आमदनी उतनी बढ़ी नहीं, तो महंगाई का ज्यादा जो दंश है वो समाज के उस तबके को जिसको अपने हाथ से कमाना पड़ता है उसको अधिक झेलना पड़ा है, और वो यहाँ नजर आता है। लेकिन प्रदीप सिंह जी, तीमारपुर में भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? देखिए, तीमारपुर में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होने का एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ अलग अलग अगर हिस्सों को आप देखें तो टीचर्स का काफी बड़ा हिस्सा है, बगल में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो टीचर्स की वजह से गुजरों का काफी पॉपुलेशन है। जहां भी व्हाइट कॉलर या कहें कि इस तरह के नौकरी पेशा और स्वरोजगार वाले गरीब तबके के लोग होंगे, वहां भ्रष्टाचार का असर आपको ज्यादा दिखेगा। खास तौर से ये भ्रष्टाचार नगरपालिका, पुलिस और सरकार के कुछ विभागों के द्वारा जो भ्रष्टाचार होता है उसका असर इन पर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो दो तरह से रिएक्ट करते हैं, एक गरीब आदमी जो सचमुच इससे प्रभावित होता है, ज्यादा प्रभावित होता है, दूसरा लोअर मिडिल क्लास जो बहुत सेंसिटिव होता है इसके लिए। अगर उसको एक बार भी रिश्वत देनी पड़ी है तो गरीब आदमी जो रोज देता है वो उससे ज्यादा जोर से बोलता है। तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा वास्तविक भी है और मतलब एक वर्ग में आप कह सकें कि जितना है उससे ज्यादा दिखाई देता है, उसका रिएक्शन ज्यादा दिखाई देता है। इसकी वजह से जो है आपको भ्रष्टाचार और ये महंगाई दोनों मुद्दे ऐसे इलाकों में ज्यादा सुनने को मिलेंगे। अनुज गुप्ता जी, आप देख रहे हैं कि लड़ाई अब महंगाई और भ्रष्टाचार पर आकर टिक गई है। बिजली पानी बड़ा मुद्दा नहीं है, जबकि ये एक अहम मुद्दा था जिसको केजरीवाल ने पिछली बार उठाया था और इस बार भी वो बिजली पानी की बात कर रहे हैं। तीनों ही इलाकों में देखिए बिजली पानी में बहुत ज्यादा प्रतिशत लोगों का शिकायत के लहजे में नहीं मिला है। ये दिल्ली के अंदर आमतौर पे अगल बगल के प्रदेशों की तुलना में यदि आप देखें तो बिजली और पानी की उपलब्धता भरपूर है। द्वारिका जैसे कुछ इलाके होंगे जहां पर जो माने पश्चिम दिल्ली के क्षेत्र जहां पे हरियाणा से पानी आना जो पानी नहीं पहुंचा है, वहां जब आप पहुंचेंगे शायद पानी एक बड़ा मुद्दा के रूप में उभरेगा, लेकिन आमतौर पर दिल्ली के बाकी क्षेत्रों में वो उतनी बड़ी समस्या नहीं है। उसकी दर को लेकर के दिक्कत हो सकती होगी, लेकिन उपलब्धता को लेकर के दिक्कत नहीं है कम से कम। ठीक है। एक और कारण है कि देखिए ये जो समय है मौसम का, इस समय बिजली पानी की समस्या थोड़ी कम रहती है। अगर यही सर्वे आप गर्मियों में करा रहे होते तो शायद इसका प्रतिशत आपको ज्यादा। पानी से आदमी बचता है सर्दियों के मौसम में और बिजली आ रही है कि नहीं, इससे उसको बहुत ज्यादा परवाह नहीं होती। ठीक है प्रदीप सिंह जी ने। दूसरा सवाल क्या पूछा गया कि दिल्ली चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? तीनों इलाकों से लोगों की क्या राय मिली है, आइए जान लेते हैं। दिल्ली चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? आप देख सकते हैं कि यहां अगर ब्रेकिंग न्यूज को हम नीचे करेंगे, ये देखिए, पार्टी, उम्मीदवार, मुद्दा, जाति, धर्म। उम्मीदवार, पटेल नगर के लोग उम्मीदवार को ज्यादा तरजीह देंगे। कौन उम्मीदवार किस पार्टी से है वो इस आधार पर वोट करेंगे, ये पटेल नगर के लोगों का मानना है। पार्टी, वो 23% लोग हैं जो पार्टी के आधार पर वोटिंग करेंगे। मुद्दा केवल 11% लोगों के लिए मायने रखता है। अब आ जाइए
तीमारपुर में भी देखिए आप 39% लोग भले ही मुद्दे के आधार पर वोट करेंगे, लेकिन 34% लोग उम्मीदवार की शक्ल देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उम्मीदवार जो होगा उसके आधार पर वो अपना वोट किसको देना ये तय करेंगे, और पार्टी को केवल 26% लोग तरजीह देना चाहते हैं। जाति धर्म का आंकड़ा इससे पहले भी 1% था और यहां तीमारपुर में भी 1% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे इलाके मटिया महल में 55% लोग उम्मीदवार, यहां आप देख सकते हैं 55% लोग उम्मीदवार के आधार पर वोट देंगे, 40% लोग पार्टी के आधार पर वोट देंगे। मुद्दा 2% लोगों के लिए मायने रखता है और 3% लोग यहां पर जाति धर्म वाले हैं जो कहते हैं कि जाति धर्म के आधार पर हम वोट देंगे। बड़ा सवाल अनुज गुप्ता जी, उम्मीदवार आपने देखा कि पड़ला उम्मीदवार का भारी है। दोनों जगह पर उम्मीदवार की शक्ल देख करके, उसका जो बैकग्राउंड है वो देख करके लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लोग अपना प्रतिनिधि ऐसा चाहते हैं जो उनके साथ हमेशा संकट के समय हो और जो प्रेजेंटेबल हो, जो उनकी समस्या को ठीक तरीके से उठा सके। देखिए, कॉन्ट्रास्ट है। दिल्ली के अगल बगल जैसे ही आप जाएंगे तो जाति धर्म जो है ये प्रभावशाली होते चले जाएंगे चुनाव के सिलसिले में। लेकिन इस महानगर के अंदर और दुनिया के सभी महानगरों में वो हालत है। ये जाति और धर्म के आधार पर वोट हो सकता है कुछ लोग डालें, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होगी। उम्मीदवार और पार्टी ये दो अधिक महत्व रखेंगे दिल्ली के अंदर। पार्टियों का एक बेस है, उसके ऊपर की टॉपिंग जो है वो उम्मीदवार के चेहरे के ऊपर आनी है। और मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को अब जब उम्मीदवार, वैसे तो आम आदमी पार्टी ने उतार रखे हैं, कांग्रेस ने लगभग तय कर लिए हैं, बीजेपी को तय करने हैं, तो उम्मीदवार के चेहरा कैसा, इन द सेंस की वो सुंदर है वो नहीं कह रहा हूं, मगर आम छवि जनता के अंदर उस चेहरे की कैसी है उस क्षेत्र में, उस पर वो पूरा ध्यान दे रहे हैं। प्रदीप सिंह जी, वीना मलिक आपके टिकट पर इससे पहले पटेल नगर से जीती थी। इस बार केजरीवाल साहब उनका टिकट काट चुके हैं। शोएब इकबाल साहब मटिया महल से जीते थे, लेकिन अब वो जेडीयू छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से। देखिए, शोएब इकबाल का तो फर्क पड़ेगा। पार्टी बदलना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। वो 93 में पहली बार शायद लड़े थे, तब जनता दल से लड़े थे। उसके बाद वो अपनी सुविधा के अनुसार पार्टी बदलते हैं। ये उस इलाके में जामा मस्जिद का इलाका भी है, तो वहां शाही इमाम और शोएब इकबाल ये दो ध्रुव हैं। दरअसल लड़ाई इनके बीच में होती है। ये तय करते हैं कि मुस्लिम वोट किधर जाएगा। शोएब इकबाल का अभी तक पड़ला भारी रहा है। 2004 में जब कांग्रेस ने कपिल सिब्बल को उतारा वहां से, चांदनी चौक से, तब उस समय परिसीमन नहीं हुआ था, तो केवल 4 विधानसभा सीटें आती थी। उसमें बहुत छोटी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी। उस समय बहुत शोएब इकबाल का महत्व बहुत ज्यादा था। तब कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर बनाया उनको अपने साथ लेने के लिए, और चांदनी चौक से जीते भी कपिल सिब्बल। तो कुल मिलाकर यहां की राजनीति और यहां का जीतने वाला उम्मीदवार इस बात से तय होगा कि कौन मुस्लिम वोट ज्यादा ले जाता है। शोएब इकबाल के खिलाफ बाकी पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी किसको खड़ा करती है, ये इस पर निर्भर करेगा। और बीजेपी की यहां उम्मीद केवल ये रही है हमेशा से कि मुस्लिम वोट स्प्लिट हो, तब उसके लिए कोई गुंजाइश बने। अगर ऐसा नहीं होता है, और ये एक टेस्ट केस होगा आम आदमी पार्टी के लिए। अभी जो धारणा है कि इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ज्यादातर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगा, उसका एक टेस्ट भी होगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, अनुज जी आपकी बात मैं सुनूंगा, लेकिन उससे पहले मटिया महल के लोगों की बात भी सुन लेते। मटिया महल के लोगों की क्या राय है? जब उनके सामने हमारा माइक पहुंचा, हमारा कैमरा पहुंचा, तो उन्होंने क्या राय रखी? अगर मोदी लहर की बात करें, लगता है दिल्ली में मोदी लहर है? नहीं, दिल्ली ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सारे कारोबार खत्म हो गए। कांग्रेस की सरकार सबसे बेहतर सरकार होगी, और हमारे क्षेत्र में तो जनाब शोएब इकबाल साहब ही चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस की लहर है, या तो एक तरफा चुनाव है। दिल्ली में किसकी सरकार बनी? देखिए जी, कांग्रेस की सरकार चाहते हैं हम तो दिल्ली के अंदर। हमें इससे बेहतर कोई पार्टी नहीं लगती। मटिया महल क्षेत्र के अंदर विकास बिल्कुल ना के बराबर है। आप झुग्गी झोपड़ी और कहीं पे आप किसी भी इलाके में चले जाइए, आप विकास देखिए, बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर। और मटिया महल के अंदर जमीनी हकीकत यही है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मतलब बहुत अच्छे मार्जिन में वोट पड़ रहा है। तो स्कूल के अंदर है ना, बच्चे बहुत से जाते हैं तालीम के लिए, मगर अच्छे मार्क हर कोई नहीं ला सकता। तो आपको लगता है दिल्ली में कांग्रेस? यानी अनुज गुप्ता जी, शोएब इकबाल साहब को फायदा होने वाला पार्टी बदलने का? देखिए, शोएब नहीं, उल्टा
कांग्रेस को फायदा होने वाला है शोएब इकबाल के आने का। इकबाल साहब जो 5 बार के दिल्ली में 6 विधायक डॉक्टर हर्षवर्धन को जोड़कर उनमें से एक हैं, मगर ये एकमात्र विधायक हैं जो पिछले 4 बार से, और ये 5वां चुनाव होगा, जो अलग अलग दलों से वो लड़ रहे हैं। विधायक डॉक्टर हर्षवर्धन को जोड़कर उनमें से एक हैं, मगर ये एकमात्र विधायक हैं जो पिछले 4 बार से, और ये 5वां चुनाव होगा, जो अलग अलग दलों से वो लड़ रहे हैं। जैसे प्रदीप जी ने बताया 1993 में और 1998 में भी वो जनता दल पर, 2003 में जनता दल स पर, उसके बाद रामविलास पासवान की टिकट उन्होंने ली, पिछले बार जेडीयू से, और इस बार कांग्रेस की टिकट पर। देखिए, दिल्ली में पिछले 21 साल में जो 5 चुनाव हुए हैं, इन 5 चुनाव में 5 मुस्लिम उम्मीदवार जीतते रहे हैं, विधायक बनते रहे हैं। ठीक है। इस बार भी 5 हैं, 4 कांग्रेस के जीते थे, 5वें इकबाल साहब थे, वो कांग्रेस में चले गए हैं। तो 5 के 5 मुस्लिम उम्मीदवार विधायक जो थे भंग विधानसभा में, वो कांग्रेस के हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी कैसे मुस्लिम वोटों को अपनी ओर खींच पाएगी, मुझे इस पर थोड़ा सा मैंने इस आंकड़े के कारण थोड़ा शक हो रहा है, क्योंकि ये सभी चेहरे अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा महत्व रखते हैं। और यदि हम दिल्ली को लें तो पिछले 40-50 सालों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत यहां पे दुगना हो गया है। 1961 में 5.5% के आसपास थी, और 2001 की जनगणना पे जो धार्मिक आधार पर जो आंकड़े हैं, वो 12.25% आबादी मुस्लिमों की दिल्ली में है। लेकिन विधायक केवल 5 ही चुने जा रहे हैं उनके, ये एक सोचने की बात है। जबकि भंग विधानसभा में 9 सिख विधायक चुने गए। ठीक है। एक आगे बड़ा ही दिलचस्प सवाल है जो 2 महीने से दिल्ली की राजनीति में घूम रहा है, और वो ये कि दिल्ली चुनाव में क्या मोदी की लहर चलेगी। इस पर क्या राय दी इन तीनों ही इलाकों की जनता ने, आइए अब ये देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली चुनाव में क्या मोदी की लहर चलेगी। 82% लोग कहते हैं पटेल नगर के नहीं चलेगी, जबकि 18% कह रहे हैं कि हां मोदी लहर चलेगी। आगे बढ़ते हैं, पटेल नगर के बाद अब दूसरे इलाके के लोग क्या कहते हैं। तीमारपुर के लोग देखिए, 67% लोग कहते हैं नहीं चलेगी, 33% कहते हैं चलेगी। पटेल नगर के लोग क्या कहते हैं, मटिया महल के माफ कीजिएगा क्या कहते हैं, देखिए 73% लोग कहते हैं। ये सवाल, चौथा सवाल है, दिल्ली में आप किस पार्टी की सरकार चाहते हैं। ये चौथा सवाल हमने जो पूछा, उसमें कांग्रेस की सरकार 73% लोग कहते हैं। ये दोनों ही सवाल अपने आप में बड़े दिलचस्प हैं। बीच बीच में इसके आंकड़े दिखाते रहेंगे। कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से हम तीसरा आंकड़ा नहीं दिखा पाए किसकी सरकार चाहती है जनता, लेकिन मोदी की लहर चलेगी, इस प्रतिशत में काफी गिरावट आई है। प्रदीप सिंह जी, नहीं, आप ट्रेंड देखिए, कल का भी देखिए और आज का जो सर्वे है दोनों का। ये पटेल नगर में आपने दिखाया नहीं चलेगी, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। दिल्ली में जितनी 12 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उनमें बीजेपी की हालत बहुत खराब है। पिछले चुनाव में भी थी, अब भी कोई बहुत सुधार हो गया हो, इसके कोई संकेत नहीं है। इसी वजह से बीजेपी की कोशिश रही है कि नए लोगों को लाया जाए। सरदार बूटा सिंह के लड़के को अभी शामिल कराया है दलित नेताओं में। उदित राज उससे पहले लोकसभा चुनाव के समय आए सांसद हैं अभी, लेकिन उनके आने के बाद भी दलित समुदाय बीजेपी की ओर मुड़ा हो या आकर्षण बढ़ा हो, इसके अभी प्रमाण नहीं मिले हैं। तो इसलिए आप पटेल नगर का जो दिखा रहे हैं, वो जो आंकड़ा है, वो जो धारणा है उसको पुष्ट करता है। इसी तरह से आप देखिए, मटिया महल का और खतरनाक है। 97% लोग कहते हैं कि नहीं चलेगी। मटिया महल में 65 से 70% आबादी या मतदाता जो है मुस्लिम समुदाय के हैं। बीजेपी का यहाँ कुछ ज्यादा रहा नहीं है, तो इसलिए वहां बीजेपी है नहीं, तो मोदी की हवा चलेगी ये कहने वाला कौन मिलेगा। अनुज गुप्ता जी, अगर मोदी की लहर नहीं चलेगी तो बीजेपी को और नुकसान है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का कोई चेहरा ही नहीं है। देखिए साहब, ये दोनों सीटें यानी तीमारपुर और पटेल नगर, विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए, लेकिन लोकसभा में दोनों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। 15-16 हजार से अधिक वोट इन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसकी तरफ शिफ्ट हुए थे लोकसभा चुनाव के समय। यदि इन दोनों जगह पर मोदी की हवा नहीं चलनी है, तो फिर वास्तव में बीजेपी को इन दोनों सीटों के बारे में सोचना होगा।
पटेल नगर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब परिसीमन में रिजर्वेशन करने का नंबर आया तो ये 12वें नंबर की शेड्यूल कास्ट सीट रिजर्व हुई। वैसे इसके सबसे कम एससी है। जी हाँ, चलिए चौथा सवाल देख लेते हैं, समय बहुत कम है। किस पार्टी की सरकार देखना चाहती है जनता? क्या कहा तीमारपुर पटेल नगर के लोगों ने? आइए देख लेते हैं मटिया महल के साथ क्या कहा लोगों ने जब उनसे पूछा गया कि वो किस पार्टी की सरकार चाहते हैं। ये देखिए, पटेल नगर के लोग 25% लोग बीजेपी की सरकार चाहते हैं, 10% कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की 65% लोग चाहते हैं सरकार। पटेल नगर में लोगों का मन ये था। देखिए, तीमारपुर में भी 64% लोग आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं, 11% कांग्रेस की और 25% बीजेपी की। अब मटिया महल आ जाइए। मटिया महल में देखिए 73% लोग कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, 26% आम आदमी पार्टी की और 1% बीजेपी की सरकार। प्रदीप सिंह जी, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाएगा, कुल मिलाकर तो बीजेपी को नुकसान है। बिल्कुल, आप देखिए पिछले विधानसभा का ट्रेंड वही जो था वही दिखाई दे रहा है। अभी तक जो 6 सीटें सर्वे में आई हैं आपके, उनमें 6 में 2013 विधानसभा का जो रिजल्ट था वो लगभग वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। केवल आप मटिया महल की सीट के बारे में कह सकते हैं, शोएब इकबाल के कांग्रेस में आने से वो बदलाव आया है, कांग्रेस का पलड़ा वहां पर भारी हो गया है। बाकी सीटों पर जो जहां जीता था वहां उसकी बढ़त दिखाई दे रही है। तो कोई परिवर्तन 2013 विधानसभा से अब में आया हो साल भर में पिछले, ये दिखाई नहीं दे रहा है अब तक के सर्वे। कोई परिवर्तन नहीं अनुज गुप्ता जी? नहीं प्रदीप जी, मुझे लगता है कि कल जो हमने सीटें देखी थी उनमें तो बड़ा परिवर्तन लग रहा था, यानी जो जीती पहले से वो इस बार हार रहे हैं, मगर आज की सीटें लग रही हैं फिक्स हैं एकदम, पिछले बार जैसे ही जो जीते थे। जी नहीं, जैसे राखी बिरला इस बार हारते हुए दिखाई जा रही थी। हाँ, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस बढ़ रही है। हाँ, बीजेपी का नहीं था, लेकिन रिवर्सल दिख रहा था, मगर आज रिवर्सल नहीं दिख रहा है। आज लग रहा है कि पॉलिटिक्स 1 साल से वही बर्फ की तरह जमी हुई है। जब 1 साल से बर्फ की तरह जमी हुई है प्रदीप सिंह जी, तो अब आने वाले कुछ दिनों में क्या आप इसमें परिवर्तन की उम्मीद करते हैं इन आंकड़ों में? देखिए, ये परिवर्तन अगर कुछ होगा तो 2 कारणों से होगा। एक, उम्मीदवार कैसे आते हैं किस पार्टी के, उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि आप देखिए आपके जो सर्वे में दिखाई दे रहा है, पार्टी और उम्मीदवार 2 पर लोगों का खास ध्यान है। तो इसलिए पार्टियों को यह समझना चाहिए कि उम्मीदवार सबसे अहम हो सकते हैं। दूसरा, कैंपेन किस तरह से कौन पार्टी चलाती है, कैंपेन में कौन आगे निकलता है कौन पीछे निकलता है, उसका भी निश्चित रूप से असर पड़ेगा। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं अनुज गुप्ता जी, असर पड़ेगा? कुछ फर्क इसमें देखिए, फर्क तो पड़ेगा, मगर मुझे ये पटेल नगर की सीट पर मैं क्या फर्क पड़ेगा? बीजेपी का आंकड़ा बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी का गिरेगा, या आम आदमी पार्टी का बढ़ेगा बीजेपी? देखिए, यदि उम्मीदवार जिसके अच्छे होंगे, क्योंकि हमारा सर्वे भी बोल रहा है कि उम्मीदवार के चेहरे के ऊपर वोट अधिक पड़ने वाला है, ये मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकता है अनुज गुप्ता जी? हाँ, हो सकता है, मगर यदि वास्तव में ये बात निकल करके आती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा न दिखाने का नुकसान भाजपा को है, तो फिर शायद वो नुकसान उसको उठाना पड़ सकता है। मैं पटेल नगर की सीट पर अटक जा रहा हूं कि यदि पटेल नगर की सीट भी मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ जाती है, तो इसका मतलब है कि जो मिडिल क्लास वोटर जिस पर भाजपा बहुत बैंक कर रही है कि वो आम आदमी पार्टी से छीनकर अपनी तरफ लेकर के आए हैं, वो उसका एक बड़ा हिस्सा फिर आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। चलिए, अब देखते हैं क्या आने वाले दिनों में इन आंकड़ों में करेक्शन की उम्मीद है। बहरहाल हम इस क्या बोले दिल्ली को आज के लिए यहीं रोक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अनुज गुप्ता जी आपका भी, और प्रदीप सिंह जी आपका भी। कल 5 बजे 4 इलाके दिल्ली के आपके सामने होंगे। देखिए, दिलचस्प इलाके हैं आदर्श नगर, बादली, बल्लीमारान और आरके पुरम। इनकी जनता से जब ये सवाल पूछे गए तो क्या सर्वे होगा वो आपके सामने आंकड़ों के रूप में रखेंगे और फिर उस पर होगी चर्चा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।